Very good morning, class 7th students, 7th A, B and C. Welcome all again to your social studies classes. So in the past class we had studied we were studying chapter number 5, that is the Mughal Empire, and we had studied two parts of it. And in that we had studied up till the rule of whom? Up till the rule of शाहजहां. मतलब शाहजहां ने कब तक रूल किया, उनके कार्यकाल के दौरान क्या क्या चीज़ें थी, हम लोगों ने आगे के दो पार्ट में इस चैप्टर में देखा है. अब इस पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? औरंगजेब, जो कि शाहजहां का बेटा था. शाहजहां को क्या किया, उसने खुद हटा दिया थ्रोन पे से और वो खुद कब्जा जमा लिया. शाहजहां औरंगजेब आ गया और फिर उनको बंदी बना दिया, उनको जेल में डलवा दिया. चलो, दिस इज अ बिट लेंदी चैप्टर, थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है. नो नीड टू गेट डिस्टर्ब, इसमें डिस्टर्ब होने की कोई बात नहीं है. और अगर आप लोग इसको अच्छे से पढ़ोगे तो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग. ये दौर जो था मुग़ल डायनेस्टी का, ये बहुत अपने आप में इंटरेस्टिंग है. जो बच्चे ध्यान से पढ़ते हैं, जो हर एक वीडियो को ध्यान से देखते हैं, हर एक चीज़ों को फॉलो करते हैं, उनको बहुत ही इंटरेस्ट आ रहा होगा. वो इनफैक्ट वेट कर रहे होंगे कि मैम कब इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के आएंगी. चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन शुड कम टू पेज नंबर 69. आ जाइए सब लोग, पेज नंबर 69 पे आ जाइए. अब हम लोग पढ़ने वाले हैं औरंगजेब के बारे में. औरंगजेब किसका बेटा था? शाहजहां का. औरंगजेब ascended the throne in 1658 AD with the title of आलमगीर. औरंगजेब ने 1658 में अपने को क्या किया, राजा घोषित कर दिया और उसका टाइटल क्या था? आलमगीर. ही वॉज लास्ट ऑफ द ग्रेट मुगल्स. अब जो ग्रेट मुगल्स जिनको हम लोग कहते हैं कि जो मुगल डायनेस्टी के जो ग्रेट रूलर्स थे, उसमें से ये लास्ट रूलर हैं. He reigned for 50 years during which the Mughal Empire reached its largest size. इसने क्या किया, ये 50 साल तक इसने रूल किया और इस दौरान क्या हुआ, जो मुगल एम्पायर थी, जितना उसका क्षेत्रफल बढ़ सकता था उसने उसको सब कुछ किया. मतलब उसने अपने टेरिटरी को बहुत ही वास्ट बना दिया. It is stretched from Kashmir in the north to Jinji in the south and from Hindu Kush in the west to Chittorgarh in the east. His reign can be divided in two phases. अब ये इसका राजपाट जो है वो दो फेजेस में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं उसको. The period from 1658 to 16 AD where he led campaigns in northern India. 1658 से 16 AD में जब इसने क्या किया, नॉर्दर्न इंडिया में इसने कैंपेन्स किए. और 1681 से 1707 जब ये डेक्कन में बिजी रहा. डेक्कन मतलब साउथ में. चलो, नॉर्दर्न मिलिट्री कैंपेन्स पहले देखेंगे. The reign of Aurangzeb saw many revolts in the different parts of the country. These revolts were limited to specific regions and were mostly a result of high land revenue which had been increased to half of the total produce. तो जो नॉर्दर्न मिलिट्री कैंपेन्स थे उसका क्या रीज़न था, क्यों उसको ऐसा करना पड़ा? क्योंकि इसने क्या किया था, जो लैंड टैक्स था उसको इसने इंक्रीज कर दिया था कि हाफ ऑफ द टोटल प्रोड्यूस. दैट मीन्स कि जितना भी आप अनाज पैदा कर रहे हो उसका आधा आप हमें दे दोगे. तो इस वजह से क्या हुआ, लोग भड़क गए. चलो, जट्स एंड सतनामीज. In 1669 AD, the Jats of the Delhi-Agra region revolted against the Mughal authority under the leadership of Gokul, a local zamindar. The Jats were defeated and their leader was killed. इस दौरान क्या हुआ, जो लीडर थे गोकुल जट्स के, उन्होंने क्या किया, इनके साथ लड़ाई की और फिर उसमें क्या हुआ, जो जट्स थे वो हार गए और फिर उनकी मृत्यु भी हो गई. But this did not end the unrest prevailing among the Jats and they ultimately established a separate state after Aurangzeb's death. लेकिन इसके बाद भी वो बैठे नहीं और उन्होंने क्या बनाया, अपना एक अलग स्टेट बना लिया औरंगजेब के मृत्यु के बाद. Satnamis of Mathura got into conflict with the Mughal authority following a dispute between a Satnami peasant and a Mughal soldier. This trivial matter gradually took the shape of a revolt of the Satnamis. Aurangzeb sent his soldiers to suppress the revolt, but the Satnamis defeated them. तो इस टाइम पे क्या हुआ, औरंगजेब ने जब सोल्जर्स को भेजा कि सतनामीज पे आप क्या करो, उनको हराओ, लेकिन सतनामीज ने औरंगजेब के सोल्जर्स को हरा दिया.
द रिवोल्ट कुड ओनली बी सप्रेस्ड व्हेन औरंगजेब हिमसेल्फ लेड हिज ट्रूप्स अगेंस्ट देम। और ये रिवोल्ट तभी सप्रेस हो पाया, तभी अंत हो पाया इसका, जब औरंगजेब ने खुद वो लड़ने गया। हिस्ट्री क्या बता रही है? फ्रैंकोइस बर्नर 1625 से 1688, मतलब उनका जन्म 1625 में हुआ था और उनकी मृत्यु हुई 1688 में। ये ट्रैवलर थे ना, अभी हम लोगों ने पास्ट क्लास में पढ़ा था, तो देखो लिखा भी है, वॉज अ फ्रेंच फिजिशियन एंड ट्रैवलर। फ्रेंच के थे और फिजिशियन भी थे और ट्रैवलर भी थे। फॉर 12 years ही वॉज द पर्सनल फिजिशियन ऑफ औरंगजेब। अब 12 साल तक ये पर्सनल फिजिशियन थे औरंगजेब के, तो कितना उनसे जुड़े हुए होंगे इसका अंदाजा आप लोग लगा सकते हो। तो उसी तरीके से कितने कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं इनके, कॉन्फ्लिक्ट्स विद द सिक्स, जो कि सिक्स के कॉन्फ्लिक्ट तो पहले ही शुरू हो गए थे, जब क्या हुआ था, जहांगीर के बेटे को शरण दे दिया था गुरु अर्जन देव ने। तो कॉन्फ्लिक्ट विद द सिक्स, कॉन्फ्लिक्ट विद द राजपूत्स, और फिर यहाँ से क्या हो गया, कैंपेन्स इन नॉर्दर्न इंडिया खत्म हो जाता है, फिर कैंपेन्स इन द डेक्कन शुरू होगा। पॉलिसीज टुवर्ड्स द नॉन मुस्लिम्स उसकी क्या थी, और यहाँ के बाद उसका डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर हो जाएगा। चलो, कॉन्फ्लिक्ट विद द सिक्स में क्या है, सिक्स बिकेम स्टॉन्च एनिमीज ऑफ द मुगल्स। मुगल्स के वो बहुत ही कड़े दुश्मन बन गए। आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ देयर 9th गुरु, गुरु तेग बहादुर, लेटर दे फॉट मेनी वॉर्स अगेंस्ट द मुगल्स अंडर द लीडरशिप ऑफ द 10th गुरु, गुरु गोबिंद सिंह। तो 10th गुरु थे गुरु गोबिंद सिंह थे, जो सिख थे, जो गुरु गोबिंद सिंह थे, उनके अंडर में सिख ने मुगल से बहुत लड़ाई किया। तो सिक्स एमर्ज द क्लास ऑफ वॉरियर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। लेकिन इस टाइम पे सिक्स ने क्या किया, उनको हरा दिया औरंगजेब की आर्मी को, और वो खुद एक योद्धा बनकर के उभर आए। कॉन्फ्लिक्ट इनका राजपूत के साथ से देखो, ड्यूरिंग हिज रेन औरंगजेब लॉस्ट द लॉयल सपोर्ट ऑफ द राजपूट्स ऑफ मेवाड़ मारवाड़ बाय इंटरफेयरिंग इन देयर स्टेट अफेयर्स। तो जो राजपूत थे मेवाड़ के और मारवाड़ के, उनके इंटर स्टेट अफेयर्स, मतलब उनके जो टेरिटरी थी, जो भी जहाँ पे वो लोग राज कर रहे थे, वहाँ पे इसने इंटरनली उसमें क्या किया, इंटरफेयर किया, और इस वजह से उनके साथ इनका भी युद्ध छिड़ गया। और इस वजह से क्या हुआ, हैवी लॉस ऑफ मैन, मनी एंड लॉट ऑफ डैमेज टू मुगल प्रेस्टीज। और बहुत लोगों की मृत्यु हो गई, बहुत पैसे का सत्यानाश हो गया, और फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा मुगल प्रेस्टीज, जो मुगल की जो इज्जत थी वो भी बर्बाद हो गई। अब डेक्कन में देखो कैसे साउथ में ये आएगा, औरंगजेब स्पेंड 26 years ऑफ हिज रेन लीडिंग कैंपेन्स इन द डेक्कन। 26 साल इसने कैंपेन्स किए डेक्कन रीजन में। मोटिव्स ऑफ हिस कैंपेन वर टू एस्टैब्लिश मुगल कंट्रोल ओवर द मुस्लिम स्टेट्स ऑफ द डेक्कन। इसका क्या मोटिव था कि डेक्कन पे अपना कब्जा जमाएगा। एंड क्रश द मराठास हु हैड फॉर्म्ड देयर ओन स्टेट इन द रीजन, और मराठास को मैं ऐसे हटा देंगे। औरंगजेब लेड कैंपेन्स अगेंस्ट बीजापुर, गोलकंडा, दो जगह से उन्होंने क्या किया, वहाँ पे इसने युद्ध छेड़ दिया। बीजापुर को इसने एनेक्स कर लिया 1686 पे, उस पर अपना कब्जा जमा लिया, लेकिन एनेक्सेशन ऑफ गोल्डा टुक प्लेस इन 1687, और गोलकंडा पे 1687 पे इसने कब्जा जमाया। देखो गोलकंडा फोर्ट। फाउंडर ऑफ द मराठा स्टेट वॉज शिवाजी हु डाइड इन 1680। मराठा राज्य से बिलोंग करते थे ना, मराठा थे शिवाजी, सब लोग जानते हैं, जिनकी मृत्यु हो गई 1680 में। आफ्टर हिज डेथ हिज सन शांभाजी लेड द मराठास। उसके बाद क्या हुआ, शिवाजी के बाद उनके जो बेटे थे शांभाजी, उन्होंने मराठा की बागडोर को संभाला। मुगल आर्मी कैप्चर्ड शांभाजी, मुगल आर्मी ने शांभाजी को भी कैप्चर कर लिया, बंदी बना लिया। एंड एग्जीक्यूटेड इन 1689 में उनको एग्जीक्यूट कर दिया। बट द मुगल्स कुड नॉट क्रश द पावर ऑफ द मराठास कम्प्लीटली। लेकिन मुगल्स जो थे, वो जो मराठास की कंप्लीट जो पावर थी उस पर अपना कब्जा नहीं जमा पाए। मराठास कंटिन्यूड एज इंडिपेंडेंट रूलर्स, और इस वजह से मराठा जो थे उन्होंने वो अपना इंडिपेंडेंट रूलर्स थे, मतलब वो मुगल्स के अंडर में नहीं आ पाए। अब देखो पॉलिसीज़ क्या थी नॉन मुस्लिम्स के अगेंस्ट औरंगजेब की। औरंगजेब एक बहुत ही कट्टर राजा था। औरंगजेब रिलीजियस पॉलिसीज़ अर्नड हिम अ बैड रेपुटेशन। तो औरंगजेब की जो रिलीजियस पॉलिसीज़ थी उसके वजह से क्या हुआ, उसका एक बैड रेपुटेशन बन गया, मतलब वो एक नेक व्यक्ति नहीं था इसके अगर इस क्षेत्र की बात करें। ही रिवर्स सम ऑफ अकबर्स रिलीजियस पॉलिसीज़। जो अकबर की रिलीजियस पॉलिसीज़ थी उसको इसने सब चीज़ हटा दिया। ही री इम्पोज द जजिया ऑन द नॉन मुस्लिम्स। जो नॉन मुस्लिम्स थे, मतलब जो लोग मुस्लिम कास्ट के नहीं थे, उसके ऊपर उसने फिर से जजिया, ये भी एक प्रकार का टैक्स था, उसको री इम्पोज कर दिया, फिर से लगा दिया। Although he abolished it later in the face of severe criticism from the Hindu community। लेकिन फिर बाद में हिंदू कम्युनिटी इसके अगेंस्ट बोलने लगी, तो इसको ये चीज़ हटानी पड़ी। Yet a lot of damage had already been done to the prestige of the Mughal Empire। लेकिन वहाँ तक पहुँचते तब तक क्या हो गया था, मुगल एम्पायर का जो इज्जत थी वो
तब तक बहुत बर्बाद हो गई थी। He also ordered the destruction of some temples such as विश्वनाथ टेम्पल ऑफ बनारस। बनारस में विश्वनाथ टेम्पल है ना, भगवान शंकर का जो मठ है, ये इतना कट्टर था, इसने क्या कर दिया, उसको बर्बाद करवाने के लिए ऑर्डर कर दिया इसने, उसको बर्बाद कर दो। सोमनाथ टेम्पल जो कि गुजरात में से बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है हिंदूज के लिए। दीज मेजर्स वेंट अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस अडॉप्टेड बाय हिज प्रेडेसर्स। और ये जो मुगल्स, जो पहले वाले जो मुगल्स थे, जो प्रेडेसर्स थे इनके, वैसा कुछ भी नहीं करते थे, लेकिन इसने ये सब किया। Moreover, he reserved some post in the revenue department only for the Muslims। और मुस्लिम्स के लिए ही ये कुछ पोस्ट, जो हाई पोस्ट थे, उसको वो रिजर्व करके रखता था कि इस पर कोई और अदर रिलीजन का आदमी नहीं आएगा। इवन मुस्लिम नोबल्स अपोज दिस स्टेप। यहाँ तक कि मुस्लिम्स को भी ये पसंद नहीं आता था जो ये करता था मुस्लिम्स के लिए। कोई भी जो नेक व्यक्ति है वो धर्म, कास्ट, क्रीड, इन सब चीज़ों से हटकर ही बोलेगा, वो तो एक ह्यूमन बीइंग के नाते से बोलेगा। तो जो मुस्लिम नोबल्स थे उनको भी ये चीज़ पसंद नहीं आती थी। इंटरेस्टिंगली देयर आर सम फैक्ट्स विच पुट अप क्वेश्चन मार्क ऑन हिज एंटी हिंदू इमेज। वन सच फैक्ट इज दैट ही डोनेटेड मनी फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर ऑफ मैनी हिंदू टेम्पल्स। लेकिन एक तरीके का ये इंसेन टाइप का व्यक्ति था। देखो क्या यहाँ पे कर रहा है, पहले तो इसने सारे मंदिर को इसने भ्रष्ट करवा दिया, है ना, ध्वस्त करवा दिया सब। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, ये डोनेट कर रहा है पैसा फिर से बनवाने के लिए मंदिरों को, और कंस्ट्रक्ट न्यू मंदिर को भी बनवाने के लिए, हिंदू टेम्पल्स को। फरमान्स केप्ट इन द महाकाल टेम्पल ऑफ उज्जैन बेयर विटनेस टू दिस फैक्ट। जो फरमान रखे गए हैं महाकाल टेम्पल जो कि उज्जैन में है, वो इस चीज़ को प्रूफ करते हैं। Another important fact is that the percentage of Hindu nobles in his court was higher than in the court of any other Mughal emperor including Akbar। एक और हमें फैक्ट पता चलता है इसके कार्यकाल में कि जो हिंदूज थे उस टाइम पे वो ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड थे इसके कार्यकाल के दौरान। टू ऑफ हिज क्लोज एंड ट्रस्टेड एडवाइजर्स वर राजा जय सिंह एंड जसवंत सिंह। दो उसके क्लोज और ट्रस्टेड एडवाइजर्स कौन थे, जो उसको सहमति प्रदान करते थे किसी भी चीज़ को डिसीजन मेकिंग में उसकी हेल्प करते थे, वो थे राजा जय सिंह और जसवंत सिंह। महाकाल टेम्पल उज्जैन का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत लोगों ने, आप लोगों ने इसमें से इसको देखा भी होगा। डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर। डिक्लाइन मतलब अब कैसे मुगल डायनेस्टी का खात्मा हुआ, कैसे ये अंत के कगार पे आ गई। औरंगजेब्स डेक्कन पॉलिसी प्रूव्ड फेटल टू द मुगल एम्पायर। अब औरंगजेब की जो डेक्कन पॉलिसी थी, दैट मीन्स जो वो डेक्कन पे अपना कब्जा जमाना चाहता था, इसके वजह से ये मुगल डायनेस्टी का क्या हुआ, ये मुगल डायनेस्टी की जो नींव थी वो कमज़ोर पड़ने लगी। ड्यू टू हिज लॉन्ग स्टे इन द डेक्कन एडमिनिस्ट्रेशन इन द नॉर्थ सफर्ड ग्रेटली। अब वो डेक्कन में 26 साल तक रहा, तो इस वजह से नॉर्थ पे क्या हुआ, जो एडमिनिस्ट्रेशन हुआ वो सही से नहीं हो पाया। मोर ओवर कंटिन्यूअस वॉर्स एम्प्टीड द रॉयल ट्रेजरी। और इतना ये युद्ध लड़ता था कि क्या किया, इसकी वजह से क्या हुआ, जो ट्रेजरी था, जो खजाना था, वो खत्म होने लगा। मैनी रिवोल्ट्स ब्रोक आउट इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ दिस एम्पायर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर बिगैन। इस वजह से मुगल एम्पायर का खात्मा शुरू हो गया। औरंगजेब की मृत्यु हो गई 1707 में, जब वो डेक्कन पर ही रूल कर रहा था। तभी जब वो डेक्कन में था, रूल तो पूरी तरीके से नहीं कर पाया था, मराठास ने इंडिपेंडेंट अपने अपने स्टेट्स बनाए थे। ही वॉज सक्सीडेड बाय मैनी वीक रूलर्स हु कुड नॉट चेक द डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर। और इसके बाद जो थे, जो मुगल रूलर्स थे आए, जो बहुत ही वीक थे, जिन्होंने बागडोर संभाल नहीं पाए जो मुगल डायनेस्टी की। लेड बाय अ सीरीज ऑफ इनकेपेबल रूलर्स, मुगल रूल केम टू एन एंड इन 1857 AD। और यहीं से क्या हो जाता है, मुगल रूल एंड हो जाता है। हिस्ट्री रिवील्स औरंगजेब वॉज बॉर्न ऑन November 3, 1618 इन दाहोद इन इंडिया। इसका जन्म कब हुआ था, 3 नवंबर 1618 में, 1618 में, जो कि दाहोद में, जो कि भारत में इसका जन्म हुआ था। इसका पूरा नाम क्या था, अबुल मुजाफर मोहिउद्दीन मोहम्मद, जिसको हम लोग कॉमनली औरंगजेब कहते थे जिस व्यक्ति को। ही वॉज द थर्ड सन ऑफ द 5th मुगल एम्परर शाहजहां एंड मुमताज़ महल। तो शाहजहां और मुमताज़ का बेटा था, तीसरा बेटा था ये। औरंगजेब इज ऑल्सो नोन बाय हिज चोजन एम्पेरियल टाइटल आलमगीर विच मीन्स कॉन्करर ऑफ द यूनिवर्स। तो औरंगजेब ने खुद अपने लिए टाइटल बनाया था जिसका नाम था आलमगीर। आलमगीर एक उर्दू शब्द है और इसका नेम, इसका मतलब क्या होता है, कॉन्करर ऑफ द यूनिवर्स, मतलब पूरे दुनिया का राजा। चलो, तो यहाँ से आपकी मुगल डायनेस्टी खत्म हो गई। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अबाउट
मुगल कोर्ट एंड देन एडमिनिस्ट्रेशन एंड केस स्टडी अबाउट अकबर। तो अभी हम लोग पढ़ लेते हैं मुगल कोर्ट, एडमिनिस्ट्रेशन, केस स्टडी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, बिकॉज टाइम इज रनिंग लाइक अ machine. The Mughal court. The Mughal court was quite ceremonial in nature. The emperor sat on a throne and the other people sat in their fixed places. मुगल कोर्ट जो था वो क्या था, सेरेमोनियल टाइप था। द एम्परर जो था वो राजगद्दी बैठता था और जो अदर लोग थे वो लोग अपने फिक्स्ड प्लेस, मतलब उनके लिए एक प्लेस फिक्स्ड थी, वहाँ बैठते थे। जैसे राज दरबार देखा है ना, अपने सीरियल्स वगैरह में देखा होगा, भक्ति सीरियल वगैरह में वैसे ही होता था। देयर सीट्स वर फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू देयर इंपॉर्टेंस, और जो सीट उनकी फिक्स होती थी वो उनके इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग होती थी, मतलब ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो राजा के ज़्यादा पास में बैठेगा। देखो लिख भी दिया यहाँ पे, द मोर इम्पॉर्टेंट वंस वुड सिट क्लोजर टू द एम्परर। सो सिंपल। मोस्ट ऑफ द मुगल रूलर्स हैड रेगुलर पब्लिक ऑडियंसेस, बहुत सारे मुगल रूलर्स क्या करते थे, रोज लोगों की बातों को सुनते थे। एंड ऑल्सो रिपोर्ट्स फ्रॉम देयर नोबल्स एज वेल एज द चीफ ऑफिसर्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। रूलर हेल्ड हिज कोर्ट इन द दीवाने खास, हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस। दीवाने खास मतलब वो जगह जहाँ पे प्राइवेट ऑडियंस, मतलब कुछ ऐसे लोग आके बताते थे बातों को जो कि बाहर पता चलता था कि हाँ लोग जो है वो कैसा काम कर रहे हैं, उनके ऑफिशियल्स। दीवाने खास और दीवाने आम जो पब्लिक ऑडियंस होता था, जहाँ पे पूरा राज दरबार लगा रहता था। द कॉमन पीपल कुड कम टू द कोर्ट एट अ फिक्स टाइम टू मेक देयर पिटिशंस, एक समय होता था उसी दौरान आते थे आम नागरिक। कोर्ट मूव्ड विद द रूलर व्हेन ही वेंट अवे फ्रॉम द कैपिटल, और कोर्ट फिर खत्म हो जाता था, बंद कर दिया जाता था जब वहाँ से रूलर उठ जाते थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड द कोर्ट वॉज हेल्ड एट लार्ज टेंट्स, और इस दौरान पे जो कोर्ट था, जो राज दरबार था, वो बड़े बड़े टेंट्स में भी बनाए जाते थे। एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाओ, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। एम्परर वॉज एन एब्सोल्यूट मोनार्क, ही वॉज द हेड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो एम्परर था, जो राजा था, वो हेड होता था गवर्नमेंट का। ही वॉज असिस्टेड बाय अ नंबर ऑफ मिनिस्टर्स, उसके अंडर में नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होते थे, जैसे कि रेवेन्यू मिनिस्टर जिसको वजीर हेड करते थे, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन जिसको मीर बख्शी हेड करते थे, जस्टिस डिपार्टमेंट को काजी हेड करते थे, रॉयल हाउस होल्ड को मीर सनम, और शरिया और इस्लामिक लॉ को जो रिस्पॉन्सिबल थे हेड करने के लिए, उनका नाम था सदर, उनको हम लोग सदर के नाम जानते हैं। सदर सादुर केप्ट रिकॉर्ड ऑफ ग्रांट्स एंड डोनेशंस मेड बाय द एम्परर, और सदर सादुर जो थे, जब ग्रांट्स और डोनेशंस मतलब जो भी दान करते थे एम्परर, उनका वो सब अकाउंट्स रखते थे। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, इंटायर मुगल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज डिवाइडेड इंटू 15 प्रोविंसेस, पूरा मुगल एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो 15 प्रोविंसेस में डिवाइडेड था, जिसको हम लोग सुभाष के नाम से जानते हैं। सुभाष को फिर से डिवाइड किया गया परगनाज में, और जिसको हर एक मतलब जिसको फिर से डिवाइड किया गया छोटे छोटे विलेजेस में। ईच ऑफ द सुभाष वॉज अंडर अ गवर्नर कॉल्ड सूबेदार, और हर एक सुभा के गवर्नर थे जिनको हम लोग सूबेदार के नाम से जानते हैं। ईच स्मॉल और लार्ज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट एंड मेनी ऑफिशियल्स वर पेड सैलरीज, तो वहाँ पे जो ऑफिशियल्स थे उनको सैलरी पेड किया जाता था, और कुछ को तो जागीर्स, अगर उनको अच्छा काम वो लोग करते थे तो उनके लिए उनको फॉर हिज मेरिटोरियस वर्क उनको जागीर भी प्रोवाइड होती थी, दैट मीन्स एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, उनको कौन देखता था, कोतवाल देखते थे। दे मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, kept by a record of the people living in the area and check weights and measures. Office of a कोतवाल was called कोतवाली, ठीक है, जो ऑफिस जो था रहता था कोतवाल को, उसको कोतवाली के नाम से जानते थे। कोतवाली इज स्टिल यूज फॉर पुलिस स्टेशन सम पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, अभी भी देख लो ना कोतवाल होते हैं, हम लोग बोलते थे कोतवाली चले जाओ, जहाँ पे कोतवाल बैठे हैं और वहाँ पे अपना केस जाकर रजिस्टर करवा लो, तो वो अभी भी नॉर्दर्न इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया के लोग हैं हम लोग, तो अभी भी वो चीज़ें प्रचलित हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विलेज वॉज रिस्पॉन्सिबल ऑफ द विलेज हेडमैन कॉल्ड मुकद्दम, तो विलेज को कौन नेतृत्व करता था, विलेज हेडमैन जिसको हम लोग मुकद्दम कहते थे। उस दौरान वो क्या करता था, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और मेंटेन करते थे लॉ एंड ऑर्डर। कोतवाल्स वर सपोज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, कीप रिकॉर्ड ऑफ द पीपल लिविंग इन देयर एरिया एंड चेक वेट्स एंड मेजर्स। रिकॉर्ड ऑफ लैंड रेवेन्यू वर मेंटेन बाय द ऑफिशियल कॉल्ड पटवारी, तो लैंड रेवेन्यू को ये आपको बार बार याद करना पड़ेगा, लैंड रेवेन्यू जो भी कलेक्ट करते थे उनको हम लोग पटवारी के नाम से जानते थे। आर्मी कैसी थी भाई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर जो थी मुगल पीरियड की वो आर्मी ही थी। मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर, इसमें क्या था, टर्म मनसब मीन्स रैंक और पोजीशन, तो मनसबदारी सिस्टम था उनकी आर्मी में, और मनसब मतलब था रैंक, किस रैंक पे कौन ऑफिशियल था,
होल्डर ऑफ अ रैंक ऑफ पोजिशन वॉज कॉल्ड अ मनसबदार। ही मेंटेन्ड अ सर्टेन नंबर ऑफ हॉर्समैन टू बी यूज्ड बाय द एम्परर। उनके अंडर में कुछ सर्टेन नंबर ऑफ हॉर्समैन होते थे, ठीक है, जो लोग हॉर्स चलाते थे। द नंबर ऑफ हॉर्समैन ही कुड मेंटेन डिपेंडेंट ऑन हिज रैंक। और उस जो मनसबदार थे उनकी जो भी रैंक है इस बात पर वो निर्भर करता था कि कितने हॉर्समैन उनके बीच में आएंगे। द नंबर ऑफ हॉर्समैन रेंज फ्रॉम 10 to 10,000, मतलब 10 से 10,000 तक हॉर्समैन हो सकते थे। यूजुअली द रैंक्स विच अलाउड अ मनसबदार टू कीप मोर देन 5,000 हॉर्समैन रिजर्व फॉर द प्रिंसेस। मनसबदार्स ऑल्सो मेंटेन्ड अ सर्टेन नंबर ऑफ एलिफेंट्स, कैमल्स और कार्ड्स भी अपने अंडर में मेंटेन करते थे। हिस्ट्री रिवील्स मनसबदारी सिस्टम वॉज बेसिकली बोरोड फ्रॉम पर्शिया। तो मनसबदारी सिस्टम कहाँ से आई है? पर्शिया से। अपॉइंटमेंट, प्रमोशन, सस्पेंशन, डिसमिसल्स ऑफ मनसबदार्स वाज द सोल प्रेरोगेटिव ऑफ द एम्परर। ठीक है, कैसे मनसबदार आएंगे, कैसे उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा, अगर वो काम सही नहीं कर रहे हैं तो कैसे उनको प्रमोट किया जाएगा, ये सब एम्परर का काम था। चलो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। अब पैसा कैसे आता था? टू मेन सोर्सेज जो थे वो कौन कौन से थे इनकम के? रेवेन्यूज फ्रॉम लैंड एंड ट्रेड, दैट मीन्स कैसे ज़मीन से, ज़मीन का जो कर था वो और जो व्यापार था वो। अकबर्स लैंड रेवेन्यू सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन शेरशाह लैंड रेवेन्यू सिस्टम। अकबर ने जो भी चीज़ लिया था वो सबसे शेरशाह का था। राजा टोडरमल अकबर रेवेन्यू मिनिस्टर जो थे, अकबर के राजा टोडरमल थे ना रेवेन्यू मिनिस्टर, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया लैंड रेवेन्यू सिस्टम और अरेंजमेंट कॉल्ड तोदरमल्स बंदोबस्त। अंडर दिस सिस्टम ईच पीजेंट्स लैंड वॉज मेजर्ड एंड इट्स यील्ड असेस्ड। इस सिस्टम के अंदर में क्या था कि जो भी फार्मर था वो जितना भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस दिया उसको मेजर किया जाता था, एसेस किया जाता था। लैंड रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड एज पर द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड, और जितनी भी फर्टिलिटी ऑफ द लैंड थी उसके तहत जो लैंड रेवेन्यू था वो फिक्स कर दिया जाता था। कॉइन्स इशूड बाय औरंगजेब, देखो कैसे औरंगजेब ने कॉइन्स इशू करता था। Another system called Dehsala was introduced in 1580 AD. Under the Dehsala system, the average crop produced as well as the average price prevailing over the last 10 years was calculated. तो ये दहसाला सिस्टम के तहत क्या हुआ, कितना क्रॉप प्रोड्यूस हुआ और जो प्राइस था पिछले 10 साल में उसके हिसाब से उसको प्राइस कैलकुलेट करते थे। The land revenue for the current year was fixed on the basis of this 10-year average. 10 साल का एवरेज जो भी होता था उस तरीके से लैंड रेवेन्यू को फिक्स कर देते थे। द फार्मर्स कुड पे इन कैश और काइंड, या तो फार्मर्स थे या तो वो पैसे से पैसा पे करें या तो फिर अगर पैसा नहीं पे कर पा रहे हो तो फिर क्या करो, मजदूरी करो। दे कुड ऑल्सो गेट लोन फ्रॉम द स्टेट, और वो लोन भी ले सकते थे। रेवेन्यू फ्रॉम ट्रेड वॉज फार लेस दैन फ्रॉम द लैंड। रेवेन्यू जो ट्रेड था, ट्रेड से जो पैसा आता था वो बहुत ही कम था, किसके कंपैरिजन में? लैंड के कंपैरिजन में। However, the Mughal rulers promoted both kinds of trade, internal and overseas. मुगल रूलर्स ने हर एक ट्रेड को प्रमोट किया, इंटरनल भी और ओवरसीज भी। इंडियन मर्चेंट्स traded with Central Asia, China and Europe. Textiles, spices and indigo were some of the main items of export. क्या एक्सपोर्ट करते थे? इंडियन मर्चेंट्स traded with Central Asia. किसके साथ व्यापार करते थे इंडियन मर्चेंट्स? सेंट्रल एशिया, चाइना और यूरोप के साथ। चाइना के साथ हम लोग बहुत पहले से व्यापार करते हैं। टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस और इंडिगो जैसी चीज़ें थी जो कि एक्सपोर्ट किया जा रहा था। हिस्ट्री रिवील्स अपार्ट फ्रॉम हिज मिनिस्ट्रियल ब्रिलियंस एज द फिनेंस मिनिस्टर, राजा तोदरमल वॉज एन एबल सोल्जर एंड जनरल। ही वॉज बोर्न इन लाहौरपुर इन अवध। राजा तोदरमल जो कि रेवेन्यू मिनिस्टर थे, रेवेन्यू ऑफिशियल थे अकबर के कोर्ट में, उसके अलावा वो एक बहुत ही अच्छे सोल्जर थे, बहुत ही नेक सोल्जर थे और जनरल भी थे। उनका जन्म लाहौरपुर में हुआ था जो कि अवध में है। तो इसी के साथ आपका ये वाला भी क्लास ख़त्म हो गया है ना। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट अकबर द ग्रेट। अब अकबर द ग्रेट ऑलरेडी उनके नेम के आगे मेंशन है, उनकी पूरी केस स्टडी के बारे में पढ़ेंगे, तो इसको हम लोग एक क्लास देंगे। इसके साथ हमारा ये वाला चैप्टर तब जा करके ख़त्म होगा। ओके क्लास, थैंक यू।